नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम साथिया कराम और न्यू नॉलेज एकेडमी के व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेक्चर मैथ 9th साइंस के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का सलूशन है। इसमें चैप्टर 1 का। चैप्टर 1 मैट्रिसेस से रिलेटेड है, काल्बों से मुतल्लिक है चैप्टर 1। इसमें जो अहम टॉपिक हैं वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कालब का मर्तबा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों की बराबरी, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का ट्रांसपोज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, काल्बों की जमा व तफरीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर, कालब की हकीकी अदद से ज़रब, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन, काल्बों की हासिल ज़रब, एडिटिव इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, जमी माकूस, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का मक्ता, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एडजॉइंट कालब का, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नादर व गैर नादर कालब, एंड मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का ज़रबी माकूस। ये अहम टॉपिक हैं। इनसे रिलेटेड जो आपको एनुअल पेपर्स में अहम क्वेश्चंस आते हैं टेक्स्ट बुक में से, वो हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें पहले दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, कालब का मर्तबा, और दूसरा कौन से मैट्रिक्स किन कंडीशन में इक्वल होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब हम लिखते हैं तो नंबर्स की कुछ ख़ास अरेंजमेंट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। इस तरह वाली जो अरेंजमेंट होती है इसको हम रो कहते हैं। ये 2 रोज़ होगी, इसमें इसको 1 कह देंगे, इसको 2 कह देंगे। जो इस तरह की अरेंजमेंट होती है इनको हम कॉलम्स कहते हैं। तो ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 रोज़ और 3 कॉलम्स। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स हम शो करते हैं M/N से। M स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड स्टैंड फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कितारों की तादाद और कॉलमों की तादाद। तो रोज़ कितनी है, कितारें कितनी हमारे पास 2, बाय कॉलम्स कितने हमारे पास 3। तो 2/3 इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 1 2 3 4 5 6। अब इसमें रो 1 रो 2 रो 3 रोज, कॉलम 1 और कॉलम 2 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया 3/2। अब इक्वल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि पहले तो उनके ऑर्डर सेम हो। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद ऑर्डर सेम होने के साथ साथ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद ये है कि एक मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर जो नंबर है, दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर वही नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है तो इस मैट्रिक्स का भी पहला यहाँ पे नंबर 1 ही होना चाहिए। इसी तरह अगर यहाँ 3 है तो इस मैट्रिक्स की इस पोजीशन पर भी नंबर 3 होना चाहिए। अगर यहाँ 5 है तो इस मैट्रिक्स की इस वाली पोजीशन पे भी 5 ही होना चाहिए। और अगर यहाँ 0 है तो इस मैट्रिक्स की इस वाली पोजीशन पे भी 0 ही होना चाहिए। तो ये आपके इक्वल मैट्रिक्स हो जाएंगे। यानी मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो मैट्रिक्स इक्वल होंगे। तो अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। अब चूंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये दोनों कॉलम बराबर हैं, तो अभी हमने सीखा
कि जब मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, कालम बराबर होते हैं, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उनके मुतनाज़िर अरकान क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? 1 + c किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। c - 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। a + 2 भी किसके इक्वल होगा? -7 के इक्वल होगा। और 4d - 6 किसके इक्वल होगा? 2d के इक्वल होगा। अब हम इन तमाम को इक्वल करके, बराबर करके, तो इनके आंसर निकाल लेते हैं। तो a + c किसके इक्वल होना हमारा? 0 के इक्वल। इसी तरह से a + 2 भी किसके इक्वल होगा? -7 के इक्वल होगा। c - 1 किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा। और 4d - 6 किसके इक्वल होगा? 2d के इक्वल होगा। अब यहाँ भी 2 अननोन है, यहाँ से किसी की वैल्यू निकल सकती है। यहाँ भी 2 अननोन है, यहाँ से भी किसी की वैल्यू निकल सकती है। यहाँ पे एक अननोन है तो उसकी वैल्यू निकल आएगी। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 4। इसमें भी एक ही अननोन है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। 2d इधर आके माइनस हो जाएगा और -6 इधर आके प्लस हो जाएगा। 4d में से 2d को माइनस करें तो आंसर आया 2d = 6। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू क्या आ गई? 3। अब c की वैल्यू हमारे पास आ गई है, तो इस इक्वेशन में c की वैल्यू पुट करेंगे तो a का आंसर आ जाएगा। a + c की जगह 4 पुट करें 0, तो a = -4। अब a का आंसर आ गया, इसको यहाँ पुट करें। a की जगह -4 + 2b = -7। -4 उधर जाके क्या आ जाएगा जी? +4। 2b = -3 और b = -3/2। ये दो रकमें जब अपोजिट साइन हो तो माइनस होती हैं। तो बड़ी रकम का साइन माइनस है, बड़ी रकम 7 है, तो उसका साइन आ गया, दोनों को माइनस कर दिया हमने। तो ये जी a, b, c और d के हमारे पास आंसर आ गए। पेज 30 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम इसी तरह है। कह रहा है इफ़ a + 3 ई मैट्रिक्स और ई मैट्रिक्स इक्वल हैं देन फाइंड a एंड b। तो चूंकि मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल करेंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखें, 6 = 6, 4 = 4 है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ये इक्वल हैं। तो a + 3 किसके इक्वल होगा? -3 के। और इसी तरह से b - 1 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। a + 3 -3 के इक्वल, +3 इधर आके क्या आ जाएगा जी? ये -3 ये वाला आ गया और ये +3 इधर आके -3। तो एक, अब दोनों साइन सेम है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो रकमें प्लस हो जाती हैं, जो साइन होता है वही आ जाता है। a = -6 आ गया। इसी तरह से b - 1 किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल। b - 1 = 2, -1 उधर जाके प्लस हो जाएगा। 2 + 1, b की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ गई। इसी तरह से ये सेम क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7। वहाँ पे मैट्रिसेस इक्वल थे, यहाँ पे पहले हमें मैट्रिसेस की एडिशन करनी पड़ेगी और फिर जाके उनको इक्वल करना पड़ेगा। तो पहले हम इस 2 को पूरे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 = 4, 3 × 2 = -6, 4 × 2 = 8 और 2 को a से मल्टीप्लाई किया तो 2a + 3 को अब इस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 × 3 = 24, 3 को -4 से किया -12। ये वाला मैट्रिक्स ऐसे नीचे आ जाएगा। अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस कर लेंगे। प्लस करने का भी रूल ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस हो जाते हैं। यानी इस 4 में क्या प्लस होगा जी? 3। तो 4 + 3 मैं शो भी कर देता हूँ। 8 में क्या प्लस होगा? 3b, 8 + 3b। -6 में क्या प्लस होगा? 24, -6 + 24। 2a में क्या प्लस होगा? -12। तो प्लस माइनस -12 हो जाएगा ये। और ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही। अब इसमें से जो सॉल्व होते हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। 4 + 3 7, -6 + 24, दो साइन ऑपोजिट। तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस करें। 24 में से 6 गए तो 18, बड़ी रकम प्लस की है तो प्लस का साइन आएगा इसके साथ।
8 + 3b ऐसे ही आ जाएगा, 2a - 12b भी ऐसे ही आ जाएगा। अब जो भी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वैसे ही क्वेश्चन हमारा बन गया है, 2 मैट्रिक्स इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल का मतलब देखिए 7 = 7, 18 = 18, 8 + 3b किसके इक्वल होगा, 10 के इक्वल, और 2a - 12 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। तो इनको इक्वल पुट करेंगे और इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। 8 + 3b = 10, और इसी तरह से 2a - 12 = 1। ये +8 उधर जाके क्या आ जाएगा जी, -8, 10 में से 8 माइनस किए 2 आ गया हमारे पास, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो b = 2/3। -12 इधर आके क्या आ जाएगा जी, प्लस 2a = 13, 2 मल्टीप्लाई इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड, तो a = 13/2। दोनों आंसर हमारे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। इफ a = दिस, b = दिस, c = दिस, वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स। a + c = c + a। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। जस्ट इनको हमने मैट्रिसेस को प्लस करना है। प्लस करने का रूल आपको बता चुका हूँ कि हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतनाज़रा अरकान को प्लस कर देना है। तो इधर हम लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल लेते हैं, a + c। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 2 3 -1 3 1 0, प्लस सी मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। अब हम इनको डायरेक्ट ही प्लस कर लेंगे, 1 + -1, 1 - 1 का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 0, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 - 2 1, 1 + 3 4, 1 + 1 2, -1 + 1 0, और 0 + 2 2। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड को भी आंसर निकाल लेते हैं। इसमें क्या है जी, c + a। तो पहले हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे, -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2, प्लस अब बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, -1 + 1 0 0 + 2 2 0 + 3 3 0 + 2 2 -2 + 3 1 3 + 1 4 1 + 1 2 1 -1 0 और 2 + 0 2। ये आंसर आ गया आपका 2। तो आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के आंसर सेम है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, देयरफॉर a+। इसी तरह हम b + c और c + b भी कर लेंगे। पहले आप b + c लेफ्ट हैंड साइड लें, पहले b मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, प्लस सी मैट्रिक्स लिखेंगे -1 0 0 0 -2 3 1 1 और 2। अब यहाँ मैं आपको एक एक नंबर शो करके प्लस करके दिखाऊंगा ताकि कन्फ्यूजन रहे। 1 + -1 तो 1 -1 आ गया, -1 + 0 इस तरह से, 1 + 0 2 + 0 -2 ± -2 2 + 3 3 + 1 1 + 1 और 3 + 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 -1 0 -1 + 1 -1 1 + 0 1 2 -4 5
4, 1 + 1 2 और 3 + 2 भी 5। इसी तरह आप राइट हैंड साइड भी फाइंड आउट कर लेंगे और आपकी वो भी इक्वल आ जाएगी, तो आपकी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। अब एक्सरसाइज नंबर 1.3 क्वेश्चन नंबर 4, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। अब वही प्लस के क्वेश्चन है, पहले हमने इनको सॉल्व करना है जो ब्रैकेट्स के अंदर है। इज इक्वल टू 1 + 0, 0 + 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करेंगे, 1 + 0, 0 + 2, 0 + 3 और 1 + 0, 0 + 3, 1 + 0 प्लस 1 1 1 0 ऐसे ही आ गया। अब इसका आंसर लें आप 1 2 3 और 1, इसमें प्लस होगा 1 1 1 और 0, इसको हम डायरेक्ट प्लस कर देते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4 और 1 + 0 1, ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ देखें, पहले दो मैट्रिक्स ब्रैकेट में थे, पहले इन दो को सॉल्व किया। अब यहाँ लास्ट वाले दो मैट्रिक्स जो हैं वो ब्रैकेट में हैं, तो पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। 1 - 2, 0 - 2 और 2 - 2, 2 3 1 प्लस 1 - 2 का आंसर -1, 0 - 2 का आंसर -2, 2 - 2 का आंसर 0। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 2 + -1, 3 + -2 और 1 + 0, तो आपके पास आंसर आ गया 1 1 और 1। इसी तरह से इनको प्लस करना हमने, प्लस शो भी करवा देता हूँ आपको। 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 2 + 3 एंड 2 + 3। इनके आंसर हम इधर लिख लेते हैं। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, -1 + 2 1 आंसर आएगा, -1 + 2 1 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। 0 + 3 3, 2 + 3 5 और 2 + 3 5। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने माइनस ही करना है, लेकिन उसने पूछा किसी और अंदाज से हुआ है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास हो x + 2 = 5, तो +2 उधर जाके क्या हो जाएगा -2। इसी तरह से ये मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा माइनस। तो x = ये पहले वाला मैट्रिक्स ऐसे ही नीचे आ जाएगा, इधर वाला, और इधर वाला मैट्रिक्स जब इधर आएगा तो इन दोनों के दरमियान कौन सा साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा -2 1 3 -3। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 4 - 2 -2 -1 -1 -3 और -2 +3। अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। x का आंसर आ गया 4 - 2 2 -2 -1, साइन सेम, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। साइन माइनस का ही, साइन सेम प्लस हो गए, साइन माइनस का ही, साइन ऑपोजिट, बड़ी टर्म में छोटी टर्म माइनस, 3 में से 2 गया 1 और साइन बड़ी टर्म का आ गया। ये आंसर आ गया हमारे पास। फाइंड नेगेटिव मैट्रिसेस A B C D एंड E, या आपसे वही पूछ सकता है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, यानी वो पूछ लेता है कि काल्बों का नफी मालूम कीजिए या काल्बों का जमी माकूस मालूम कीजिए। दोनों सूरतों में एक ही आंसर होगा हमारा। अब इसमें करना क्या, हमने बड़ी एहतियात से काम लेना है। बच्चे गलती कर जाते हैं, नेगेटिव मालूम करना है तो ये जो ए मैट्रिक्स को जिस भी लेटर से आपने डिनोट किया है, जाहिर किया है, उसके साथ भी माइनस लगाएंगे हम, -a। और इधर वाली साइड पे जो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनके हमने साइन चेंज कर देते हैं। -1, बच्चे गलती क्या करते हैं, 0 के साथ माइनस लगा जाते हैं। 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, 0 ऐसे ही रहेगा, इसका कोई साइन नहीं है तो चेंज भी नहीं होगा। -1 है तो ये +1 हो जाएगा। ये आपके पास a का नेगेटिव आ गया, a का मनफी आ गया, या a का एडिटिव इन्वर्स आ गया। b का एडिटिव इन्वर्स मालूम करने के लिए -b
और इनके साइन चेंज, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ये -1 है ये +1 हो जाएगा, ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। इसी तरह c है तो इधर -c, तो इधर के तमाम एलिमेंट्स प्लस में है तो तमाम एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, -2 -6 -3 और -2। और ये d के साथ भी हम माइनस लगाएंगे और इसके मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के तमाम जो साइन है वो चेंज कर देंगे। ये -3 है +3 हो जाएगा, ये 2 है तो -2 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा, 5 माइनस का हो जाएगा। लेकिन ये हमारा एडिटिव इन्वर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स हो गया, कालब का जमी माकूस या कालब का मनफी हो गया जी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा 1.2 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लेना हमने, ट्रांसपोज क्या लेना हमने, ट्रांसपोज लेते हुए हम ए के ऊपर अब छोटा सा क्या डालेंगे, टी डालेंगे, जो ये शो करेगा कि हमने ट्रांसपोज लिया है। जैसे यहाँ नेगेटिव लेने के लिए साथ क्या लिखा हमने -a, यहाँ ट्रांसपोज लेने के लिए ऊपर क्या लिखेंगे छोटा सा टी। ट्रांसपोज में रो हो तो उसको कॉलम बना देते हैं, कॉलम हो तो उसको रो बना देते हैं। जैसे ये कॉलम है तो इसको हम क्या बना देंगे, रो 0 1 और -2। इस तरह बी का ट्रांसपोज मालूम करेंगे हम, बी के ऊपर छोटा सा टी और ये चूंकि रो है तो इसको कॉलम बना देंगे 5 1 -6। सी में अब एक से ज़्यादा रोज और कॉलम्स आ गए तो उसको कैसे करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शंस में आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। सी के ऊपर डालें छोटा सा टी, तो ये रोज है ना, इनको कॉलम्स बना दें, यानी ये हो जाएगा 1 2, रो ऐसे लिखे हुए नंबर, ये कॉलम्स में लिख दिए 2 -1 2 -1 3 0 और 3 0। दूसरी ऑप्शंस, ये हमने रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट किया, या आप रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लें या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर लें। जैसे ये 1 2 3 कॉलम में लिखा है तो उसको क्या करें आप 1 2 3 रो में लिख दिया। दोनों में से एक काम कर लें, रो को कॉलम में लिख लें या कॉलम को रो में लिख लें। अब ये दूसरा कॉलम है 2 -1 0 2 -1 0, आपने ये दोनों नहीं करने, दोनों में से कोई एक करना है। इसके अंदर मैं बड़ा सा या लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, या इससे आपकी ट्रांसपोज की डेफिनेशन भी याद हो जाएगी। इफ़ वी चेंज द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रो वी गेट ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी कॉलम की कतारों को कॉलमों में या कॉलमों को कतारों में बदल दें तो हमारे पास उस कॉलम का ट्रांसपोज हासिल हो जाता है। नेक्स्ट जी हमारे पास 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, if a b is equal to this then verify the following. Transpose of a transpose is equal to a, transpose of b transpose is equal to b। अब इसकी बच्चे प्रेजेंटेशन में थोड़ी गलती करते हैं, वही मैं आपको साथ बताता जाता हूँ कि क्या गलती करते हैं आप लोग। हमने क्या करना है, a का ट्रांसपोज लेना है। तो दो सूरतें हैं, या तो इधर आप a का ट्रांसपोज लेके लिख दें, या अगर आप a मैट्रिक्स लिखेंगे, बच्चे ऐसे लिख देते हैं, इधर ट्रांसपोज और इधर खाली ए मैट्रिक्स लिख दिया, गलत हो जाएगा। आपने क्या करना है, अगर इधर ए ट्रांसपोज लिखा है तो इसके ऊपर भी टी डालें कि इसका भी ट्रांसपोज लेना है। तो अब आप इसके नीचे ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज में क्या करेंगे, ये रो है कॉलम बन गया, ये रो है कॉलम बन गया। अब इस जो आंसर आया है इसका हमने फिर ट्रांसपोज लेना है, तो लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप इसके ऊपर ट्रांसपोज लगाने की बजाय इसका ट्रांसपोज ले लें डायरेक्ट। ये 1 0 रो है, इसको कॉलम बना दें, ये 2 1 रो है, इसका कॉलम बना दें, तो आप देखें ये आपका ए के इक्वल आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लें तो वो ए के इक्वल आ जाता है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इधर देख लेते हैं। अब बी मैट्रिक्स लिखें 1 2 1 0। अब आप इधर बी ट्रांसपोज लें तो इधर डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लें, इधर शो ना करें, जैसे हमने इधर ट्रांसपोज शो किया था ना पहले, अब शो ना करें, डायरेक्ट ट्रांसपोज ले लें 1 1 2 0। दूसरे स्टेप में आप फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लें, फिर इसकी रोज को कॉलम में बदल दें 1 2 1 0। तो बी ट्रांसपोज इज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, इस तरह से कर लें डायरेक्ट। नेक्स्ट में आ गई मल्टीप्लिकेशन, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने देखा था, रोज और कॉलम्स होते हैं हमारे पास। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है
हम जौन से भी दो कॉलम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके ऑर्डर कैसे हैं बता देता हूँ अभी आपको कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 -1 0 और 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास है 6 और 5। हमें ए बी अगर फाइंड आउट करना है तो पहले आप ए मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखें, वो क्या है 2 रोज और 2 कॉलम्स। इधर बी का क्या ऑर्डर है जी 2 रोज 1 कॉलम। अब आपने ए बी फाइंड आउट करना है, पहले ए का ट्रांसपोज लिखें, फिर बी का ट्रांसपोज लिखें 2/1। अभी हमें बी ए बी को फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है तो हम बी ए बी लिख लेते हैं इधर। पहले बी का ट्रांसपोज लिखें 2/1, फिर ए का ट्रांसपोज लिखें 2/2। अब आए जी हम मल्टीप्लिकेशन कैसे पता चलेगा पॉसिबल है कि नहीं है। देखें ये दो साइडों के नंबर हैं आपके, ये दो सेंटर में नंबर हैं, ये दो साइडों के नंबर, ये दो सेंटर के नंबर। अब आपने ये देखना है कि आपके अगर सेंटर वाले नंबर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर सेंटर वाले नंबर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो उसको हम बताएंगे कैसे। ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स, ये आपका सेकंड मैट्रिक्स। अब आप देखें ये फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या है रो, ये फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, ये सेकंड मैट्रिक्स की रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम। तो देखें इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ अ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, अगर पहले कॉलम की कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कितारों की तादाद के बराबर होगा तो हाथ से ज़रा मुमकिन होगा, अदरवाइज हाथ से ज़रा मुमकिन नहीं होगा। यहाँ देखें ये आपका पहला मैट्रिक्स, ये आपके दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ये आपके पहले मैट्रिक्स की रोज, ये पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये दूसरे मैट्रिक्स की रोज और ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स। तो देखें पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के रोज इक्वल नहीं है, ये 1 है ये 2 है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल की कंडीशन ये है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। हासिल ज़रब की कंडीशन ये है कि पहले कॉलम के कॉलमों की तादाद दूसरे कॉलम की कितारों की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। यहाँ हमारा बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, हम उसको कंडीशन बता देंगे कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ए बी हमारी पॉसिबल है, वो हम देख लेते हैं कि हमने कैसे करनी है। ए बी, पहले ए लिखा मैट्रिक्स, फिर मैट्रिक्स बी लिखा। अब एडिशन में क्या होता था, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस कर देते थे। मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई कर, यानी ये रो है, इसमें कितने एलिमेंट हैं जी 2, 3 और 0। ये कॉलम है, इसमें कितने एलिमेंट हैं जी 2। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या लगा देंगे प्लस। 3 इज मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 0 इज मल्टीप्लाई बाय 5। इसी तरह से दूसरी रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी रो का पहला एलिमेंट -1, इधर पहला एलिमेंट 6, तो -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब मल्टीप्लिकेशन कर लें आप, 6 3 इधर 18 प्लस 0 -6 प्लस 10, इनको अब आप प्लस कर लें। 18 में हमने 0 को ऐड किया तो 18 -6 प्लस 10 दोनों साइन मुख्तलिफ हैं, तो बड़ी रकम इस छोटी रकम को माइनस करें और प्लस आ गया बड़ी रकम का साइन। ये आपके पास ए बी का आंसर आ गया जी। ये भी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है। ऑर्डर देखते हैं पहले हम, इसकी कितनी रोज हैं जी 1 रो 2 कॉलम, इसकी 2 रोज 1 कॉलम। अब देखें अंदर वाले एलिमेंट यानी कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रोज इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे
दूसरे एलिमेंट से 0 से, तो 1 इंटू 4 4 प्लस 2 0 0, तो आंसर आपके पास आ गया 4। इसी तरह से इस रो में भी 2 एलिमेंट, कॉलम में भी 2 एलिमेंट, पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इज़ मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 इज़ मल्टीप्लाई बाय -4, तो 5 1 ज़र 5 प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़र 8, तो -3 हमारा आंसर आ गया। यहाँ भी हम यही काम करेंगे, -3 को 4 से प्लस 0 को 0 से, -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12 प्लस 0, तो आंसर हमारे पास आ गया -12। अब ये भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, ये रो है, इसमें 2 एलिमेंट, कॉलम में 2 एलिमेंट, पहले चेक करें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। इसकी कितनी रोज हैं जी, 3 रोज 2 कॉलम्स, 1 और 2, इसकी 2 रोज और 2 ही कॉलम, तो ये पहले के कॉलम्स दूसरे की रोज इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करते नहीं है पॉसिबल, ये आपने रफ वर्किंग में चेक करनी है, ये यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आपने चेक नहीं करनी, रफ वर्किंग में आप चेक कर लेंगे। तो अब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया। अब अगर हम पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम आंसर में भी कॉलम को बदलेंगे। अगर हम दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी हम दूसरी रो बनाएंगे। याद रखें, ऊपर अगर कॉलम चेंज करेंगे तो आंसर में भी कॉलम चेंज करेंगे, ऊपर अगर रो चेंज करेंगे तो आंसर में भी रो चेंज करेंगे। जैसे अगर मैं पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये पहली रो है हमारी, तो अब दूसरा कॉलम हम इधर बनाएंगे। 1 को मल्टीप्लाई किया 5 से प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया -4 से। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दूसरी रो, उसका पहला कॉलम, ये आंसर हम यहाँ लिखेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। इसी तरह दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर लिखेंगे -3 इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 इज मल्टीप्लाई बाय -4। अब तीसरी रो पे आ गए हम, तो आंसर में भी हम तीसरी रो बनाएंगे। 6 इज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस -1 इज मल्टीप्लाई बाय 0। अब तीसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इज मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस -1 इज मल्टीप्लाई बाय -4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आप सेकंड एलिमेंट देखें, आपका वो सेम होना चाहिए, जैसे 4 4 4 0 0 0 5 5 5 -4 -4 -4। ये देखिएगा आप, आपका आंसर ठीक होगा इससे। 4 1 ज़ा 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 प्लस 0 5 -8 -15 प्लस 0 30 प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ा 4 4 प्लस 0 का आंसर 4 -12 24 5 -8 -3 -15 और 34, ये हमारा आंसर आ गया जी। हम एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4, ये भी मल्टीप्लिकेशन की क्वेश्चन है। भी हमने इस तरह का क्वेश्चन किया था, दोबारा से क्वेश्चन आ गया, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई का आंसर लिखते जाएंगे। हमने पहली रो के दोनों एलिमेंट्स को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के दोनों एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो पहली रो का पहला एलिमेंट 2 और इधर कॉलम का पहला एलिमेंट भी 2, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस 3 3 ज़ा 9। अब रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 प्लस 0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करेंगे तो आंसर में भी रो चेंज करेंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। अब इस रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 प्लस 0। अब थर्ड रो है तो नीचे भी आंसर में भी थर्ड रो बनाएंगे, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 प्लस 3 2 ज़ा -6। अब थर्ड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0 और -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0। अब आप इनको प्लस कर लें, 9 + 14, अब इनको प्लस कर लें, 4 + 9 13, 3 + 2 5, 0 ± -6 -2 -1 और 0, ये हमारा आंसर आ गया। अब
इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसको देखें ज़रा, इसका ऑर्डर हम ऊपर लिख लेते हैं सिर्फ आपको समझाने के लिए। कितनी रोज़ हैं जिसमें? 2 रोज़ और 3 कॉलम। इसकी कितनी रोज़ हैं जी? 3 रोज़ और 2 कॉलम। अब आप देखें, पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ इक्वल, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो करते हैं जी हम मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, पहली रो में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3। कॉलम में भी कितने एलिमेंट हैं? 3। तो पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से और तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में प्लस लगा देंगे, यानी कि 1 इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस ये वाला 3 इज मल्टीप्लाई बाय ये वाला -1। इसी तरह पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कॉलम के 3 और रो के भी 3 एलिमेंट, पहला एलिमेंट से 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 इज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से दूसरी रो को भी दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 इज मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5 इज मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 इज मल्टीप्लाई बाय -1। दूसरी रो को आप दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इज मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 इज मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 6 इज मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लेते हैं। 1 1 ज़ा 1 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस -3 4 1 ज़ा 4 प्लस 15 प्लस -6 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 2 ज़ा 8 प्लस 3 1 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8 प्लस 5 4 ज़ा 20 प्लस 6 प्लस 1 7 में से 3 गए तो 4 15 प्लस 4 19 में से 6 गए 13 10 और 13 28 और 6 34। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन के बहुत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी है, लेकिन इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ कि एक तो ये अहम है और इसके अहम होने की वजह ये है कि इसमें फ्रैक्शन की टर्म आ गई है। और बच्चे, आप लोगों को क्वेश्चन में फ्रैक्शन की टर्म या अंडर रूट की टर्म देखते ही आपको कुछ हो जाता है, आप घबरा जाते हैं। बेटा, अगर आपको मेथड आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप अंडर रूट और फ्रैक्शन के बगैर रकमों को सॉल्व करते हैं, वैसे ही इनको सॉल्व करें। अगर आपको मेथड आता है तो आपका क्वेश्चन लाजमी ठीक होगा। तो वही मेथड जो हमने पिछले क्वेश्चन में अडॉप्ट किया है, यहाँ भी ये अडॉप्ट करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एलिमेंट। 8 को 2 से प्लस 5 को -4 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ हम 8 को -5/2 से प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को -5/2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इनको सॉल्व करें। 8 2 ज़ा 16 -20 6 2 ज़ा 12 -16। अब देखें, फ्रैक्शन है तो इसके नीचे 1 लगाएं, ऊपर ही टर्म से मल्टीप्लाई, नीचे वाली नीचे से मल्टीप्लाई हो गई। लेकिन अगर कटिंग होती है तो कर दें। 2 4 ज़ा 8, कटिंग की तो फ्रैक्शन ख़त्म हो गई हमारी। ऐसे ही आप लोग घबरा रहे थे। 4 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -20, 5 को 4 से किया तो +20। यहाँ भी देखें 2 3 ज़ा 6, कटिंग हो रही है तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया -15 +16। देखें, कटिंग की वजह से आपकी फ्रैक्शन ख़त्म होगी। अगर ख़त्म ना भी होती तो यहाँ फ्रैक्शन की टर्म आती तो यहाँ हम इनका एलसीएम ले लेते तो आपका क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाता। -20 में से 16 माइनस किए तो -4, -16 में से 12 गए तो -4, 20 प्लस का 20 माइनस का 0 प्लस 16 -15 आंसर 1। ये आपका आंसर आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस के हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने हैं। तो उसका क्या तरीका है, ये जो मैट्रिक्स ए है, इस ए के गिर्द दोनों साइडों पर हम 2 सीधी लाइनें लगाएंगे और ये डिटर्मिनेंट का साइन है। जिस तरह ट्रांसपोज लेने के लिए हम ए के ऊपर छोटा सा टी डाल देते थे या नेगेटिव लेने के लिए ए से पहले माइनस का साइन लगा देते थे, इसी तरह डिटर्मिनेंट लेते हुए हम 2 सीधी लाइनें लगाएंगे और ये जो मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स हैं इनको भी सीधी लाइनों में कन्वर्ट कर देंगे। एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे
अब ये दो सीधी लाइनें हमें अलाउ कर रही हैं कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें और दरमियान में माइनस लगा दें। -1 0 से, -1 2 से। -1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -2, तो आंसर हमारा आ गया, ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -2। इसी तरह से बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे हम। बी के गिर्द दो सीधी लाइनें, ब्रैकेट्स ख़त्म करके सीधी लाइनें 1 3 2 और -2, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा, -3 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2 -6, आंसर आ गया -8। इसी तरह से सी का डिटर्मिनेंट लेंगे, सीधी लाइनें 3 2 3 2, 3 इज मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस। यहाँ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है बच्चों कि डिटर्मिनेंट लेते हुए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो दरमियान में माइनस आता है, जबकि मल्टीप्लाई करते हुए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तो दरमियान में प्लस आता है। ये अक्सर बच्चे ये मिक्सअप कर जाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं तो वो यहाँ भी प्लस लगा जाते हैं, या वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में माइनस लगा जाते हैं। या अब आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान माइनस आता है दो एलिमेंट को जब मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ जब मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन में, वहाँ प्लस आएगा। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 - 6, सी के डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। अब यहाँ से हमारा एक और टॉपिक क्लियर हो रहा है कि जब हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है, तो जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ रहा है वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। वो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? सिंगुलर, यानी कि नादर कालब कहलाएगा जिसके मक्ता का आंसर 0 आएगा। और इसी तरह से जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आ रहा वो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आएगा वो नॉन सिंगुलर, और जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाएगा वो सिंगुलर। नॉन सिंगुलर गैर नादिर कालब उर्दू मीडियम वालों के लिए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होता। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आए वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स भी मुमकिन नहीं होता। नेक्स्ट पूछ रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स के लिए हमें एक और चीज़ सीखनी पड़ेगी एडजॉइंट की, जो कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आपको मैं जो रफ में समझा देता हूँ। ये मैट्रिक्स ए है हमारे पास, -1 2 1 0। ये मैट्रिक्स बी है हमारे पास 1 2 3 -2। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं? एडजॉइंट में पहली तो बात ये है कि जिस भी मैट्रिक्स का आपने एडजॉइंट लेना है ना, जैसे हम माइनस मालूम करते थे किसी मैट्रिक्स का तो उससे पहले माइनस लगा लेते थे, ट्रांसपोज मालूम करते थे ऊपर छोटा सा टी लगा देते थे, और डिटर्मिनेंट मालूम करते थे तो सीधी लाइनें लगा लेते थे। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे? इसके साथ ए डी जे लिख देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। ओके हो गया जी। करना क्या हमने? इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन बदल देते हैं, यानी 0 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 0 आ जाएगा। ये लीजिए, ओके हो गया। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन बदल देते हैं, यानी ये 1 और 2, -1 और -2 हो जाएंगे। क्लियर? इधर बी का एडजॉइंट मालूम करने के लिए हम इसके साथ ADJ लिखेंगे। बी के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनकी पोजीशन बदलेंगे, जगह बदलेंगे। -2 1 की जगह आ गया और 1 -2 की जगह आ गया, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके हम साइन बदलेंगे जी। ये एडजॉइंट भी सीख लिया हमने। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इफ इट एग्जिस्ट। इफ इट एग्जिस्ट का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट मालूम करना होता है। अगर तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 के इक्वल आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो उसका फिर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स पॉसिबल
नहीं होता, आपने साथ लिख देना है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स इज़ नॉट पॉसिबल। पहले इसका मालूम करते हैं। अब वही बात जो मैं ट्रांसपोज लेने के लिए हम ऊपर क्या डाल लेते थे, टी। नेगेटिव मालूम करने के लिए हम क्या लगा देते थे, साइन माइनस ए। डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या कर देते थे, दो सीधी लाइनें लगा देते थे। और अभी हमने सीखा एडजॉइंट के लिए हम क्या साथ लिख लेते थे, ए डी जे। अब सेम इन्वर्स मालूम करने के लिए हम ऊपर लगाएंगे पावर -1, दैट इज इन्वर्स। और इसका फार्मूला याद रखें, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये दोनों चीज़ें हम मालूम करना सीख चुके हैं। डिटर्मिनेंट भी मालूम करना सीख चुके हैं और एडजॉइंट भी। आपने डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देनी है, आपका इन्वर्स आ जाएगा, सिंपल। फिर भी मालूम करते हैं हम, पहले ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, -1 2 3 0। क्या बताया था आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में -1 को 0 से और 3 को 2 से, 0 -6, तो -6 हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, इनकी जगह बदलेंगे और 3 और 2 के साइन बदलेंगे, ये 0 -1 और ये -3 और -2। अब हम ये अपनी इक्वेशन 1 उठा के नीचे लिखते हैं दोबारा से, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1/a डिटर्मिनेंट की जगह ए डिटर्मिनेंट का आंसर दैट इज -6। तो ए डिटर्मिनेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, -6, 0, -3, -2 और -1। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने एक नंबर को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था, अब एक नंबर तमाम एलिमेंट पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई -6, -3 डिवाइडेड बाई -6, -2 डिवाइडेड बाई -6 और -1 डिवाइडेड बाई -6। तो आपका आंसर आ गया 6। ये आपका इन्वर्स का आंसर आ गया जी। इसी तरह से हम बी इन्वर्स भी मालूम कर लेंगे। बी इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, बी का डिटर्मिनेंट। 1 2 -3 -5 के लिए हम क्या मालूम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 इज मल्टीप्लाई बाय -5, -2 इज मल्टीप्लाई बाय -3, -5 और +6। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 1। अब एडजॉइंट भी मालूम कर लेते हैं हम। एडजॉइंट में क्या करेंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स की प्लेस चेंज करेंगे, वितरी अरकान की जगह बदलेंगे। -5 1 की जगह आ गया और 1 -5 की जगह चला गया। और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनके साइन बदलेंगे, 2 माइनस का हो गया और 3 प्लस का हो गया। अब हम इसका इन्वर्स का फार्मूला लिखते हैं, बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/b डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ बी। तो 1/b डिटर्मिनेंट की जगह क्या पुट करेंगे हम, बी डिटर्मिनेंट का आंसर और मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है हमारे पास, -5 -2 3 और 1। जब 1 से सबको डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये बी इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब ये सी इन्वर्स हमने फाइंड आउट करना है, करते हैं जी। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटर्मिनेंट। -2 6 3 -9, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जी, -2 -9 से मल्टीप्लाई, -6 इज मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस माइनस प्लस, 9 2 18 और -18। तो सी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया, 0। अब हम आगे एडजॉइंट मालूम करें, इन्वर्स मालूम करने के लिए, क्योंकि इन्वर्स का फार्मूला क्या हमारे पास, 1/c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी। देखें जी, यहाँ हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर एडजॉइंट मालूम किया, और डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू। यहाँ भी हमने पहले डिटर्मिनेंट मालूम किया, फिर एडजॉइंट मालूम किया, फार्मूला लिखा, उसमें डिटर्मिनेंट की जगह डिटर्मिनेंट की वैल्यू, एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू। यहाँ हमने डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया, अब एडजॉइंट मालूम करें, नहीं करें, क्यों भला, ये डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो जब डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, सिंगुलर, नादर। नादर कालब का ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं होता, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो लिख देंगे हम, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर इट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि एक नादर कालब है इसलिए इसका ज़रबी माकूस मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी हो गया जी। अब हमारा गैस का लास्ट क्वेश्चन, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, फिर कर देते हैं। जैसे जब हमने इक्वल मैट्रिसेस में से ABC की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो अब हम इसकी जगह 2 A की जगह A मैट्रिक्स लिखते हैं, 2 3 1 और 0 प्लस 3 B की जगह B मैट्रिक्स लिखते हैं, 5 -4 -2 और -1। पहले हम ये जो मैट्रिक्स से नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को इन तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे और एंड पे इनको प्लस कर लेंगे। तो 2 2 ज़ार 4, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 0 0 प्लस 5 3 ज़ार 15 -12 -6 और -3। अब आप इनको प्लस कर लें, 4 + 15 6 -12 2 -6 0 -3। तो आपका आंसर आ गया 19 -6 -4 -3। 2A + 3B का आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है जी -3A -3। तो A मैट्रिक्स 2 3 1 0 प्लस 2 B मैट्रिक्स 5 -4 -2 और -1। यहाँ हमने 2 को इन तमाम से मल्टीप्लाई किया था और इधर 3 को B के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ -3 को A के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और +2 को B के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई किया -6, -3 को 3 से किया -9, -3 को 1 से किया -3 और 0 प्लस 5 2 ज़ार 10 -4 -8 और -2। अब आप इनको प्लस कर लें, -9 + 10 -9 -8 -3 -4 और 0 -2। आंसर हमारा आ गया 1 -7 -17 और -2। ले जी, आपके चैप्टर 1 के तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। गैस की वीडियो पहले ही चैनल पे पड़ी हुई है। जिन बच्चों ने गैस की वीडियो नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में गैस की वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से गैस के तमाम क्वेश्चन नोट कर लें। ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सारे। इनमें से अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैं आपको वो दोबारा से करवा दूंगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चैप्टर 1 की डेफिनेशन लाजमी कर लें, इसकी तारीफ़ें लाजमी करें। आसान सी 1 2 लाइनों की तारीफ़ें हैं। एक क्वेश्चन कभी कभी वो तारीफ़ में से पूछ लेता है, डेफिनेशन का पूछ लेता है, और कभी कभी एक क्वेश्चन इनमें से पूछ लेता है। आपको सारे आने चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी हेल्प होगी। लॉन्ग क्वेश्चन की बेस भी यही है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है, इन्वर्स है, तो लॉन्ग क्वेश्चन की यही बेस है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर 1 के तमाम क्वेश्चन जो हल करने आगे होंगे। चैप्टर का एक ज़रा क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, रोज़ एंड कॉलम्स की तादाद हम बताते हैं m/n, नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। इक्वल मैट्रिक्स, जब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मुतनाज़िर अरकान बराबर होते हैं तो मैट्रिक्स भी इक्वल होते हैं। अगर मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो मुतनाज़िर अरकान भी इक्वल होते हैं। ट्रांसपोज में रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम प्लस और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसके लिए हमने देखा था m/n फर्स्ट मैट्रिक्स का और m/n सेकंड मैट्रिक्स का, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। इसी तरह से जी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर को मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हो गई, बता दिया आपको। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। माइनस है तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस के हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में क्या लगाते हैं, माइनस। याद रखिएगा, मल्टीप्लाई करते हुए दरमियान में हम क्या लगाते हैं, प्लस। ये याद रखिएगा, निशानी भी आपको बताई थी, आप अपने तौर पे भी लगा सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इनकी पोजीशन बदलते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन बदलते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 नहीं आता तो नॉन सिंगुलर। मल्टीप्लिकेट इन्वर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट आना चाहिए और एडजॉइंट आना चाहिए। आप एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट के आंसर पे सब पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेट इन्वर्स आ जाएगा। ये क्विक ओवरव्यू हमने किया था याद रखने के लिए।
अल्लाह करे आपके मैथ में बहुत अच्छे नंबर आएँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आखिर में हमेशा की तरह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम स्टूडेंट्स को ना सिर्फ दुनिया के तमाम इम्तहानात में कामयाबी अता फरमाए बल्कि आखिरत के तमाम इम्तहानात में भी कामयाब करे और तमाम मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए। आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।